ब्रिटेन एक ऐसा राष्ट्र जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां पे कभी सूर्यास्त नहीं होता था। क्या उस ब्रिटेन का इस्लामीकरण होने वाला है? क्या ब्रिटेन जो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ब्रिटेन बनने वाला है? समझते हैं। नमस्कार भारत, कैसे हैं आप? मेरा नाम है तेज सोनी और आज का चर्चा का मुद्दा है इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को समझना। ये समझना कि आज के टाइम के अंदर ये किस प्रकार से यूरोपियन सोसाइटी को प्रभावित कर रहा है या किस प्रकार से मेजर पॉलिटिकल इश्यूज के रूप में आगे बढ़ रहा है। समझते हैं। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि बेंजामिन नेतन्याहू, ये जो है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है, ये एक पॉडकास्ट में बैठे थे और पॉडकास्ट में इनसे बातचीत की जा रही थी, जहां पे उन्होंने टिप्पणी करते हुए ये चीज़ कही, यूके को साधते हुए ये चीज़ कही कि यूके जो है ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ब्रिटेन है, एक ऐसी पहली कंट्री जिसके पास में न्यूक्लियर वेपन है। लेकिन क्या उनको पाकिस्तान की याद नहीं आई, जो खुद को एज अ इस्लामिक रिपब्लिक कहता है और उसके पास में न्यूक्लियर जो पावर है वो भी है। समझते हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। हमारे पास में ग्लोबली सिर्फ 3 ऐसे एग्जांपल है, ऐसे कंट्री जो खुद को ट्रूली इस्लामिक कहते हैं। पहला हमारे पास में ईरान, ये अभी वेस्ट एशिया के अंदर दादा बन के बैठे हैं और यूएसए को चैलेंज कर रहे हैं। दूसरा हमारा जो बगल में बैठा हुआ है पाकिस्तान, और तीसरे लेवल पे मॉरिशस, ये अफ्रीकन कंट्री है जो इस समय खुद को जो है एज एन इस्लामिक रिपब्लिक कह रही है। लेकिन इस्लामिक रिपब्लिक के मायने क्या है? इसका मतलब होता है कि एक ऐसा राष्ट्र जो इस्लाम यानी शरिया के कानून को मानता हो, उनका समाज, उनकी पॉलिटिक्स जो है इस चीज़ को आगे बढ़ा रही है और उसका जो समाज है सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के कानून के अनुसार ही चल रहा है। तो ऐसे 3 कंट्रीज के हमारे पास में एग्जाम्पल है। लेकिन नेतन्याहू साहब ने किस पर्सनैलिटी को कोट किया? वो है जेडी वेंस। जेडी वेंस जो है यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट है, जहां पे उन्होंने 2024 के अपने प्रेसिडेंशियल कैंपेन के अंदर इस चीज़ को कहा था मजाक मजाक में कि यूके वो पहली ट्रूली इस्लामिक कंट्री है जिसके पास में न्यूक्लियर वेपन है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, इनफैक्ट हमें इलॉन मस्क का जो इस समय जो है काफ़ी चर्चा में रहते हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को कही थी कि ब्रिटेन को समझने की जरूरत है, यानी आने वाले समय के अंदर ये एक नई इस्लामिक कंट्री बन सकती है। लेकिन इसके मायने क्या है? पहला मायने ये बताया जा रहा है कि पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम जो यूके का है उसके अंदर जो मुस्लिम एमपीज है उसकी प्रेजेंस काफ़ी बढ़ रही है। इसके अलावा हमें देखने को मिल रहा है कि लंदन की जो मेयर है सादिक खान, लंदन जो कि फाइनेंशियल कैपिटल मानी जाती है, ना केवल यूके की बल्कि पूरे की पूरे यूरोप की फाइनेंशियल कैपिटल मानी जाती है, एक समय उसके भी जो मेयर है सादिक खान वो भी मुस्लिम है, जहां पे उनको कई तरह से जो है व्यंग्य का और साथ में टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है राइट विंग लीडर से। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि जो मुस्लिम लीडर्स है यूके के अंदर वो भी काफ़ी हद तक एक्टिव होते जो है एज एन लॉबी वर्क कर रहे हैं इसराइल को क्रिटिसाइज करने के अंदर, जो गाजा पे वो चढ़ाई कर रहे हैं। साथ में हमें अवी दबुश, ये जो है नेसेट यानी इसराइल की जो पार्लियामेंट है, वहां पे बैठ के अपने ही प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और ये चीज़ कह रहे हैं कि इतने क्रिटिकल टाइम के अंदर नेतन्याहू साहब के जो कमेंट है इसकी वजह से इसराइल जो है ग्लोबली आइसोलेट हो चुका है। और साथ के अंदर हमें देखने को मिलता है कि डिप्लोमेटिकली हम इस चीज़ को, जो गाजा क्राइसिस है, हम उसको सॉल्व भी नहीं कर पा रहे। हमें ये भी देखने को मिलता है कि बेंजामिन नेतन्याहू बड़े ही क्राइसिस सिचुएशन में, क्योंकि अगले साल जो है उनके पास में आ रहे हैं इलेक्शंस, और साथ के अंदर जो गाजा के अंदर जो इस समय हमास है वो काफ़ी ज़्यादा सशस्त्र जो बल है उसको वो रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इसराइल की डिमांड है कि हमास को डिसआर्म करना पड़ेगा ताकि उनकी लॉन्ग टर्म और परमानेंट सिक्योरिटी इंश्योर कर सके। तो ये चीज़ें हो रही थी। ब्रिटिश की तरफ से ये प्रतिक्रिया, ये रिस्पॉन्स आया कि आपकी जो क्लेम्स है पूर्ण रूप से बेसलेस है, अनएक्सेप्टेबल है और आपको डिप्लोमेटिकली इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि जो ब्रिटेन का समाज है, आए दिन वहाँ पे जो है रैलीज और प्रोटेस्ट निकलते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो है फॉरेन फंडेड भी है, जहाँ पे इंटेलेक्चुअल क्लास अपना रोल प्ले कर रही है, जहाँ पे पैलेस्टीन की डिमांड की जाती है। इनफैक्ट वहाँ पे जो है हर 6 में से 1 व्यक्ति जो है इस चीज़ को मानता है कि आज के टाइम पे ब्रिटेन के लिए सबसे बड़ी समस्या है मुस्लिम इमिग्रेशन और मुस्लिम पॉपुलेशन का बढ़ना। लेकिन इस फैक्ट के अंदर कितनी सच्चाई है? मुझे लगता है कि आंकड़ों का हमें सहारा लेना चाहिए ताकि हम एक क्रिस्टल क्लैरिटी डेवलप कर सके। तो मैं ऑफिशियल स्टैट्स लेके आया, जहां पे हमें देखने को मिलता है कि ब्रिटेन के समाज के अंदर इस समय 6 से 8% जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है, और प्रोजेक्शन की माने तो 2050 तक ये पॉपुलेशन जो है अराउंड 18 से 20% चली जाएगी। लेकिन मैं इसी केस के अंदर अगर इसराइल की बात करूं तो इसराइल के इस समय जहां पे उनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ के आसपास है और लगभग 20% जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो ये क्लेम किसी भी कंट्री को एज ए इस्लामिक कंट्री के रूप में तो नहीं मिलता। तो ये जो सिर्फ एक टिप्पणी थी, व्यंग्य था, मजाक था, जहां पे उन्होंने कोट करते हुए बोला। लेकिन जब मैं ब्रिटेन और इजराइल के संबंध की बात करता हूं तो बहुत ही ज्यादा पुराने टाइम में मुझे जाना पड़ेगा, मतलब मेरा 100 साल से पहले है। हुआ क्या था समझते हैं। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि 1914 में, यानी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 से और 1919 तक, हमें जो वर्ल्ड वॉर का टाइम होता है उसके बाद में जो पैलेस्टीन वाला एरिया है, ये जो पूरा एरिया है ये दिया जाता है ब्रिटेन को पूरा का पूरा कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे हमें गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक और ये जो पैलेस्टीन एरिया है यहाँ पे इसराइल को दिया जाता है, यहाँ पे जो है ब्रिटेन के पास में होता है। और ब्रिटेन जो है वेलफेयर, ये जो है आर्थर वेलफेयर, ये जो है फॉरेन सेक्रेटरी थे उस समय के विदेश मंत्रालय में, जो ये पूर्ण रूप से थे, इन्होंने एक चिट्ठी लिखकर, हो क्या रहा था उस समय इसराइल
यानी एक आइडिया था, एक देश नहीं था। उस आइडिया को देश बनाने के अंदर जो योगदान आता है वो ब्रिटेन का रोल आता है, जहां पे ब्रिटेन ने अपने ही ब्रिटिश विदेश मंत्री आर्थर बेल्फोर ने एक पत्र लिखा था, जहां पे उन्होंने प्रॉमिस कर दिया था जूइश लीडर को कि हम आपके लिए एक नया राष्ट्र बनाएंगे। तो जो सिर्फ एक मांग थी, जो हिस्टोरिकली 2000 साल का जो इतिहास था, जो मांग थी, उसको वादा में और उसको आगे जाके ग्राउंड रियलिटी में जो बनाया वो आया बेल्फोर घोषणा के साथ में। उसके बाद में ब्रिटिश मैंडेट काल देखने को मिलता है। इस समय जर्मनी के अंदर हिटलर अपनी नाजी एट्रोसिटीज के लिए जाने जाते थे, जहां पे उन्होंने यहूदियों को मारना शुरू कर दिया और यहूदी ने जो है वो बहुत बड़े लेवल्स के बड़े स्केल पे जो है माइग्रेशन करना शुरू कर दिया। और वहाँ वो जो है एक रीजन में जाते हैं जो कि उनके धार्मिक ग्रंथों के अंदर मेंशन है, वो था इजराइल का। फिर हमें देखने को मिलता है कि आगे जाके ये जो मामला है ये संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस में लेके जाया जाता है, जहाँ पे यूनाइटेड नेशंस जो है इस एक पार्टीशन प्लान बनाता है और उस पार्टीशन प्लान के अंदर इजराइल 1948 के अंदर पहला यहूदी राष्ट्र बन के आता है। तो हमें देखने को मिलता है इस पूरी चर्चा के अंदर कि जो ब्रिटेन की फॉरेन पॉलिसी टूवर्ड इजराइल वो काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़ थी। इनफैक्ट जो 6 डे वॉर था, या फिर जो हमें देखने को मिलता है कि यूके, फ्रांस और इजराइल जो इजिप्ट पे चढ़ाई करते हैं सुएज कैनाल को कंट्रोल करने में, वहाँ पे यूएसए सपोर्ट नहीं करता, लेकिन ब्रिटेन सपोर्ट करता है इजराइल को, ताकि वो इजिप्ट पे अटैक करके सुएज कैनाल को कंट्रोल कर सके। तो हमें देखने को मिलता है दोनों में संबंध है। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही गाजा क्राइसिस हुआ, वहाँ पर हमें देखने को मिलता है इस समय यूके के अंदर लेबर और कंजर्वेटिव गवर्नमेंट दोनों का मानना है कि इजराइल के पास में पूर्ण रूप से अधिकार है राइट टू सेल्फ डिफेंस का, लेकिन उसके पास में यह अधिकार नहीं है कि वो नरसंहार करे, जिनोसाइड करे। इसलिए गाजा युद्ध के बाद में हुआ क्या, फिलिस्तीन सबसे पहले उन्होंने देखा कि जो आर्म्स एक्सपोर्ट्स किए जाते थे इजराइल को, वो उस पर रोकथाम लगाई जाती है। इनफैक्ट वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो व्यापार समझौता था उसमें भी ना टेम्परेरी रूप से अभी भी उन पर चर्चा नहीं हो रही है, उसको टेम्परेरी हॉल्ट किया गया है, रोक दिया गया है। और हमें देखने को मिलता है कि यूके ने, इनफैक्ट फ्रांस ने और कई अलग यूरोपियन राष्ट्रों ने जो है फिलिस्तीन को एज अ देश रिकग्नाइज कर लिया है, मतलब डिप्लोमेटिकली फिलिस्तीन की तो जीत हुई है। इसी के अंदर हमें देखने को मिलता है। लेकिन जब हम बात करते हैं यूके और इजराइल की, तो इनके संबंध बहुत ही लंबे गहरे संबंध है, लेकिन कुछ टेम्परेरी सिचुएशन की वजह से इनके जो संबंध है वो थोड़े ऊपर नीचे चल रहे हैं, थोड़े से कठिन समय के अंदर दौर में चल रहे हैं। इसलिए मुझे एक चीज़ याद आती है कि जियो पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि ना ही आपके कुछ दोस्त होते हैं, ना ही आपके दुश्मन, आपके एक ही चीज़ होते हैं, वो है आपके हित।